Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study issues and welfare programs related to working class, LGBT and displaced classes arising out of developmental projects. Right? So let's start and let's study working class or laboring class. See, working class or laboring class comprises those engaged in manual work, occupations and industrial work and are remunerated by wages, सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट। हमारे देश की जीडीपी में, प्रोडक्शन में, साथ ही साथ नेशनल इनकम को इंक्रीज करने में वर्किंग क्लास का और लेबरिंग क्लास का इम्पोर्टेंट योगदान है। परंतु हकीकत ये है कि वर्किंग क्लास जो है, वर्किंग क्लास है या लेबरिंग क्लास, ये इंडस्ट्रीज में या फिर फैक्ट्रीज में इनह्यूमन कंडीशंस में ही वर्क करते हैं। और चूंकि ये इनह्यूमन कंडीशंस में वर्क करते हैं इसीलिए इनके हेल्थ की समस्याएं हैं, मेंटल हेल्थ की समस्याएं हैं और भी कई इनकी जो है समस्याएं हैं, उनको हम डिटेल से समझेंगे। यदि स्टेटिक्स पर गौर करें सो 85% ऑफ द जो वर्किंग क्लास है, राइट, 85% ऑफ वर्किंग क्लास ऑफ इंडिया इज एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कितनी सैलरी मिलेगी, राइट, कितना इंक्रीमेंट होगा, कितना बोनस मिलेगा, इसके परमानेंट पैरामीटर्स नहीं होते हैं। इसका मतलब हमारे देश की जो 85 वर्किंग क्लासेस है उनके पास में सैलरी है, प्रमोशन है या और कोई सेफ्टी जो है नेट होता ही नहीं है, राइट। सो 85% ऑफ द वर्किंग क्लास इज एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसके साथ ही जो 46 करोड़ लेबर फोर्स पॉपुलेशन है वो पूरी की पूरी इंडिया में, तो ये यहाँ पर आंकड़ा मिल जाएगा, राइट। 46 करोड़ जो है लेबर फोर्स है जो कि हमारे देश में जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, राइट। और इस 46 करोड़ लेबर फोर्स में से जो 85%, राइट, जो 85% जो वर्किंग क्लास है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। इसके साथ ही इस 46 करोड़ में से 43 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में कार्य करती है, राइट, जहां पर फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में इनह्यूमन कंडीशंस होती हैं, ना तो प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, ना ड्रिंकिंग फैसिलिटी होती है, ना टॉयलेट्स अवेलेबल होते हैं, राइट, और ना ही वहां पर जो है प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होती है। तो ये एडवर्स सर्कमस्टेंसेस पर जो है 43 करोड़ जो वर्कफोर्स है वो इन एडवर्स कंडीशंस में ही कार्य करती है। साथ ही साथ इनमें से 48% जो वुमेन है, राइट, वो भी क्या होती है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कार्य करती है, राइट। अब जो वर्किंग क्लास है, जो लेबरिंग क्लास है, वर्किंग क्लास या लेबरिंग क्लास के हम यहाँ पर टाइप्स देखते हैं। तो वर्किंग क्लास में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? सबसे पहले क्या हो जाएगा, बॉन्डेड लेबर हो जाएगा, राइट। तो बॉन्डेड लेबर हो जाएगा, बॉन्डेड लेबर, उसके बाद में बॉन्डेड लेबर, फिर एग्रीकल्चरल वर्कर हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आ जाएंगे, चाइल्ड लेबर आ जाएंगे और माइग्रेंट लेबरर्स आ जाएंगे। ये सभी जो हैं वर्किंग क्लास में या लेबरिंग क्लास में इंक्लूड होते हैं, राइट। Now we will study the issues, challenges and problems of working class। और यहाँ से 5 नंबर में या 11 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वर्किंग क्लास है या लेबरिंग क्लास है उनके चैलेंजेस कौन कौन से हैं या प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, कास्ट कम्युनिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो फैक्ट्रीज में भी जो लेबरर्स होते हैं उनके बीच में भी कास्ट बेस्ड जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है और कई बार कंपनीज में या फैक्ट्रीज में कास्ट के आधार पर, राइट, या कम्युनिटी के आधार पर ही प्रमोशन किया जाता है। या जो लीडरशिप का सिलेक्शन होता है वह भी कास्ट के आधार पर होता है, राइट। तो फैक्ट्रीज में या फिर जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनमें भी कास्ट और कम्युनिटी बेस्ड जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। साथ ही साथ दूसरा हो जाएगा यहाँ पर पुअर वर्किंग कंडीशंस हो जाएंगी। और ये जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं इनमें ये बहुत ही क्या होती हैं, इनह्यूमन होती हैं, राइट। इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में ना तो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होती है, ना ही टॉयलेट्स की, और साथ ही साथ जो वेंटिलेशन है वह भी प्रॉपर नहीं होता है। तीसरा हो जाएगा चाइल्ड लेबर। देखिए
जो वर्किंग क्लास के चिल्ड्रन होते हैं, राइट, तो चिल्ड्रन ऑफ जो वर्कर्स होते हैं वो भी उन्हीं एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लगते हैं और धीरे धीरे चाइल्ड लेबर के रूप में जो है कार्य करने लगते हैं, राइट। तो चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगला हो जाएगा अनस्किल्ड लेबर हो जाएगा, राइट। आप सोचिए, अगर हमारे देश की वर्किंग फोर्स में या वर्किंग क्लास के पास में स्किल होगा तो डेफिनेटली वो एक अच्छी जॉब प्राप्त करेंगे, उनको रेम्यूनरेशन भी अच्छा मिलेगा, वर्किंग कंडीशन भी अच्छी होंगी। परंतु स्किल्ड जो है, हमारी जो वर्क फोर्स है वो स्किल्ड नहीं होती है, और स्किल्ड नहीं होती है इसीलिए जो मैन्युअली वर्क है वो ज़्यादातर कराए जाते हैं। तो जो मैन्युअली वर्क होते हैं, राइट, ये जो इनह्यूमन कंडीशंस में जो वर्क होते हैं वो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे देश में जो वर्किंग क्लास है उसको स्किल करने की भी रिक्वायरमेंट है। फिर अगला हो जाएगा टेक्निकल इनएफिशिएंसी हो जाएगी, राइट। फैक्ट्रीज में जो हमारी वर्किंग क्लास है उनके पास में टेक्निकल एफिशिएंसी नहीं होती है। इस वजह से भी कई बड़ी कंपनियों में या फैक्ट्रीज में आग लगने की घटनाएं होती हैं, या कई इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिससे कई जो लेबरर्स होते हैं उनके एक्सीडेंटल में उनको जो है हाथ पैर लॉस हो जाते हैं, या कई प्रकार के जो हैं डिसीजेस भी हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा नो नॉलेज ऑफ द क्या हो जाएगा, मार्केट हो जाएगा। जो वर्किंग क्लास है उनको मार्केट की समझ बिल्कुल भी नहीं होती है, इसीलिए वो अपना खुद का बिजनेस भी नहीं कर पाते हैं, राइट। फिर मिनिमम इनकम हो जाएगा। जो वर्किंग क्लास है उनको उतना ही मिलता है जितने में वो अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, राइट। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो इनकम होती है वो इतनी कम होती है कि इस इनकम से ना तो वो अच्छा एजुकेशन, ना अच्छा हेल्थ और ना ही अच्छी फैसिलिटी को अफोर्ड कर पाते हैं, राइट। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो नेक्स्ट जनरेशन पर भी पड़ता है। फिर हो जाएगा इंडस्ट्रियल क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। इंडस्ट्रीज में सेफ्टी मेजर्स उतने प्रॉपर नहीं होते हैं, साथ ही साथ जो वर्किंग क्लास होती है वह भी टेक्निकली रूप से उतनी एफिशिएंट नहीं होती है। इन दोनों कारणों की वजह से अक्सर इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार तो जो लेबरर्स होते हैं उनकी जान भी चली जाती है। फिर फैक्ट्रीज में जो वुमेन वर्कर्स होते हैं उनके साथ में, राइट, एब्यूज की घटनाएं घटित होती हैं, राइट। वीमेंस के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है और साथ ही साथ उनका सेक्सुअल हरासमेंट भी होता है, राइट। तो वीमेन का कंपनीज में अब्यूज है या उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है और सेक्सुअल हरासमेंट होता है, राइट। फिर जो वर्क प्लेस होते हैं वो स्केटर्ड होते हैं और डिस्टेंट होते हैं, इस वजह से भी उनको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो है लंबी दूरी तय करके इंडस्ट्रीज में जाना पड़ता है, राइट। या फिर वो इंडस्ट्रीज के आसपास ही, राइट, इंडस्ट्रीज के आसपास भी, राइट, इम्प्रॉपर अकोमोडेशन के साथ ही रहने लगते हैं, राइट। फिर बॉन्डेड लेबर हो जाएगा, बॉन्डेड लेबर की प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर ट्रेड यूनियन इग्नोरेंस हो जाएगा, राइट। वर्किंग क्लास की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर की हैं या रेस्ट रूम्स की हैं या फिर लंच रूम्स की हैं, इनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो ट्रेड यूनियंस उन पर उतना फोकस नहीं करते हैं। और ट्रेड यूनियंस के द्वारा जब रिजेक्शन होता है तो इस वजह से कई बार जो वर्किंग क्लास है वो अपनी आवाज़ भी नहीं पहुंचा पाते हैं। फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। हमारे देश में कई फैक्ट्रियाँ या इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो सीजनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हैं। इसी वजह से जब वो सीज़न आता है तो वहाँ पर बम्पर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट निकलता है। परंतु जैसे ही सीज़न एंड होता है जो है वर्किंग क्लास की छटनी होना शुरू हो जाती है, जिससे उनकी नौकरी भी चली जाती है। और लैक ऑफ क्या हो जाएगा, सेफ्टी नेट हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कार्य करते हैं, इसी वजह से ना तो इनका प्रमोशन कन्फर्म होता है, ना ही इनको बोनस मिलता है और ना ही इनकी सैलरी जो पैरामीटर होते हैं वो कंफर्म होते हैं, इसीलिए और पेंशन भी इनकी नहीं होती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इनके पास में कोई सेफ्टी नेट भी नहीं होता है। क्लियर। अब जो वर्किंग क्लास है या लेबर क्लास है, तो वर्किंग क्लास या लेबर क्लास के जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं या वेलफेयर प्रोविजंस हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो वर्किंग क्लास के जो वेलफेयर प्रोविजंस हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजंस के रूप में
स्टेटूटरी प्रोविजंस के रूप में, इंस्टीट्यूशनल प्रोविजंस और पॉलिसी प्रोविजंस के रूप में वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो जाएगा, राइट। तो जो वर्किंग क्लास है या लेबरिंग क्लास है उनके वेलफेयर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये इतने जो हैं प्रोविजंस है, जिसमें से सबसे पहला क्या हो जाएगा, आर्टिकल 21A हो जाएगा, राइट। तो जो वर्किंग क्लास है उनके चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए जो आर्टिकल 21 है वो राइट टू एजुकेशन का प्रोविजन प्रावधान करता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स, राइट। सेकेंड हो जाएगा आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद क्या हो जाएगा, ह्यूमन डिग्निटी हो जाएगा। तो आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। फिर आर्टिकल 14 हो जाएगा इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ एंड राइट टू इक्वालिटी हो जाएगा। आर्टिकल 23 हो जाएगा प्रोविजन ऑफ ह्यूमन अब्यूज एंड चिल्ड्रन लेबर हो जाएगा। आर्टिकल 24 प्रोविजन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज हो जाएगा। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क इन सर्टेन केसेस हो जाएगा, क्लियर। फिर आर्टिकल 42 प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, राइट। तो ये जो आर्टिकल 42 है इसको आप जरूर मेंशन करें, आर्टिकल 42 प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमन कंडीशन फॉर क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, राइट। फिर 43 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्टली जो है सम्मिलित है। तो आर्टिकल 42 और 42 दीज आर डायरेक्टली जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, वर्किंग क्लास से। आर्टिकल 43 में लिविंग वेजेस टू एम्प्लॉयज हो जाएगा। साथ ही साथ आर्टिकल 43 के अनुसार जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसमें भी वर्किंग क्लास की क्या होगी, हिस्सेदारी होगी, राइट। तो जो लिविंग कंडीशन है और वेजेस है वो प्रॉपर होने चाहिए। साथ ही साथ जो फैक्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रीज हैं या कंपनीज हैं उनके मैनेजमेंट में इनकी भी भागीदारी होना चाहिए, राइट। तो आर्टिकल 43A, राइट, जिसकी मैं बात कर रहा था, पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज हो जाएगा। देन आर्टिकल 38 राइट ऑफ सिटीजन टू हैव एडिक्वेट मीन्स ऑफ क्या हो जाएगा, लाइवलीहुड हो जाएगा, क्लियर। अब जो वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास से संबंधित जो स्टेटूटरी प्रोविजंस है, तो स्टेटूटरी प्रोविजंस को हम देखेंगे। सबसे पहला हो जाएगा राइट टू स्ट्राइक, राइट। जो सिंडिकेट बैंक वर्सेस उमेश नायक 1994 केसेस था, तो सिंडिकेट बैंक वर्सेस उमेश नायक केस 1994 में कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास हैज अ राइट टू स्ट्राइक, राइट। यदि कोई भी कंपनी या फैक्ट्री वर्कर्स की डिमांड को नहीं मान रही है तो जो जितने भी वर्किंग क्लास है वो स्ट्राइक पर जा सकती है। सो वर्किंग क्लास हैज अ राइट टू स्ट्राइक, राइट, वर्किंग क्लास हैज अ राइट टू स्ट्राइक। सेकेंड क्या हो जाएगा, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, और इसको 2014 में जो है अमेंडमेंट किया जा गया। और जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है ये भी वर्किंग क्लास के वेलफेयर के लिए है, जिसको अमेंड 2014 में किया गया है। फिर हो जाएगा मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, राइट। कोई भी कंपनी या कोई भी फैक्ट्री यदि वर्कर्स को हायर करती है तो रेम्यूनरेशन के तौर पर जो है मिनिमम वेजेस तो देने ही होंगे। ऐसा नहीं कि काम करा लिया और वेजेस बहुत कम दिए। तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। देन चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 हो जाएगा, राइट। और इस एक्ट के माध्यम से, राइट, चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के माध्यम से जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में, हजारडस जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें एम्प्लॉय के तौर पर नहीं रखा जा सकता है। ये जो है इसको प्रोहिबिट करता है। अगला हो जाएगा बोनस पेमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2015 हो जाएगा। फिर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, राइट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। फिर बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976। सो बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट 1976, राइट।
और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, राइट। तो ये स्टेटुअरी प्रोविजंस हैं और जो कि कहीं ना कहीं वर्किंग क्लास के वेलफेयर के लिए ही है। फिर उसके अलावा भी हो जाएगा यहाँ पर माइंस एक्ट 1947, देन कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन सेंट्रल रूल्स 1971। तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के जो भी राइट्स हैं उनको सुरक्षित किया जा सके, इसके लिए 1971 में जो है रूल्स निकाले गए। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन सेंट्रल रूल्स 1971। फिर बॉन्डेड लेबर रिहेबिलिटेशन स्कीम 2016। फिर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। फिर एम्प्लॉइज कंपेंसेशन एक्ट 1923। फिर एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1947 जिसको 2010 में अमेंड किया गया है। फिर चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2017। तो इनका जो नोटिफिकेशन कब आया है 2017 में, चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2017, राइट। तो ये थे स्टेटुअरी प्रोविजंस। अब जो है इंस्टीट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे कि जो वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास, राइट, वर्किंग क्लास के वेलफेयर के लिए हमारे देश में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुए हैं, उनका रोल क्या है, राइट। तो इंस्टीट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्किंग क्लास, उसमें से सबसे पहला हो जाएगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राइट, NSDC, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा स्थापित किया गया। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो NSDC है वो हमारे देश की वर्किंग क्लास को स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है, राइट। और जाहिर सी बात है जो डेली वेजेस वर्कर होते हैं, ये जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, यदि उनको स्किल दी जाए तो वो उन स्किल्स के माध्यम से जो अच्छा रेमुनरेशन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन हो जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नागपुर में है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। और जो सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ वर्कर्स एजुकेशन है, ये वर्कर्स के जो बच्चे होते हैं उनके एजुकेशन के लिए कार्य करता है। तीसरा हो जाएगा नेशनल सेफ्टी काउंसिल 1966 हो जाएगा, राइट। और जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल है वो इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में सेफ्टी प्रोविजंस को इंप्रूव करने के लिए कार्य करती है ताकि जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको कम किया जा सके। तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल ये इंडस्ट्रीज में और कंपनीज में सेफ्टी मेजर्स को इंप्रूव करने के लिए कार्य करती है ताकि एक्सीडेंट्स जो हैं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट वो कम से कम हो। फिर हो जाएगा नेशनल कमीशन इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें दो नेशनल कमीशन है जिनको हम समझते हैं। तो नेशनल कमीशन जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है उसमें सबसे पहला हो जाएगा फर्स्ट नेशनल लेबर कमीशन जो कि 1966 में बना था, राइट। तो पहला नेशनल कमीशन जो था फर्स्ट नेशनल लेबर कमीशन जो कि 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था, और सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन ये 2002 में एस्टेब्लिश हुआ था, राइट। तो फर्स्ट नेशनल लेबर कमीशन 1966, सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन 2002 में एस्टेब्लिश हुआ था, और इन्होंने अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी थी। पहली रिकमेंडेशन क्या थी कि चाइल्ड लेबर को ऑफेंस माना जाए, राइट। अगर कोई कंपनी चाइल्ड को वर्कर के तौर पर हायर करती है तो उसको ऑफेंस जो है माना चाहिए। दूसरा हो जाएगा यूज ऑफ वर्कर इंस्टीट्यूट ऑफ क्या हो जाएगा, वर्कमैन हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा पे एट रेगुलर रेट टू द कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, राइट। जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं उनको रेगुलर या जो करंट रेट होती है, वेजेस रेट होते हैं, एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं उनको करंट वेजेस रेट पर जो है पे किया जाना चाहिए और उनको रेगुलरली पे किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि साल भर तक उनसे काम लिया जा रहा है और फिर उनको पे किया जा रहा है। साथ ही साथ जब भी जो है फेस्टिवल्स हो तो 1 महीने की जो सैलरी है वो बोनस के तौर पर
जो है वर्किंग क्लास को मिलना चाहिए। साथ ही साथ इन रिकमेंडेशन के आधार पर ही वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था, नोएडा में इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। तो ये जो सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन 2002 है उसकी हमने रिकमेंडेशन को यहाँ पर देखा था, राइट। तो ये आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं कि जो वर्किंग क्लास है उनके वेलफेयर वर्किंग क्लास के वेलफेयर के लिए कौन कौन से जो है मेजर्स लिए जाने चाहिए। तो हम यहाँ पर सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन 2002 को कोट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जो चाइल्ड लेबर है वो ऑफेंस माना जाना चाहिए, राइट। जो यूज ऑफ वर्कर इंस्टीट्यूट ऑफ क्या हो जाएगा, वर्कमैन हो जाएगा। और जो है पे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को रेगुलरली जो है पे होना चाहिए और 1 महीने की जो सैलरी है वो बोनस के तौर पर दिया जाना चाहिए। नाउ वी विल सी पॉलिसी प्रोविजंस, राइट। सो पॉलिसी प्रोविजंस रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ वर्किंग क्लास, उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम 2008 और क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में या जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है उनके लिए नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि 2008-9 से हमारे देश में जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रही है। दूसरा हो जाएगा राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। तो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण जो योजना है ये 2005 से ही हमारे देश में लागू है और ये हमारे देश में जो वर्किंग क्लास है उसके लिए सोशल सिक्योरिटी जो है उपलब्ध कराती है। साथ ही साथ जो स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, एम्प्लॉइज जो स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है और ये जो श्रमिक कल्याण योजना है ये भी जो सोशल सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड कराती है। किसके माध्यम से, स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के माध्यम से। तो जो स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन होता है इसके माध्यम से यदि एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है। फिर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सत्यमेव जयते प्रोग्राम 2014 हो जाएगा, राइट। ये प्रोग्राम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा जो है संचालित किया जा रहा है, राइट। और इस प्रोग्राम के तहत जो श्रम सुविधा पोर्टल है, राइट, श्रम सुविधा पोर्टल को डेवलप किया जाएगा। पब्लिक अकाउंट नंबर स्कीम जो है संचालित की जाएगी। साथ ही साथ जो अप्रेंटिस इंसेंटिव दिया जाएगा, जो इंडस्ट्रीज है उनका इंस्पेक्शन किया जाएगा और न्यू नेशनल हेल्थ जो इंश्योरेंस स्कीम है उसका भी संचालन किया जाएगा। साथ ही साथ इनके वेलफेयर के लिए 20 पॉइंट जो प्रोग्राम है वह भी संचालित हो रहे हैं। अब हम LGBT कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं LGBT कौन होते हैं। देखिए LGBT में रेफर टू एनीवन हु आर नॉन हेट्रोसेक्सुअल एंड नॉन सिसजेंडर, राइट। सो LGBT may refer to anyone who is non heterosexual और non cisgender, उनको क्या कहा जाता है, LGBT कहा जाता है। LGBT स्पेशली जो लेस्बियन है, राइट, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर को जो है LGBT कम्युनिटी के तहत या LGBT कम्युनिटी में ये आते हैं। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर ये LGBT कम्युनिटी में सम्मिलित होते हैं। अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी में लंबे समय से LGBT कम्युनिटी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, राइट। उनके साथ में या LGBT कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको परेशान किया जाता है, राइट। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, राइट। एम्प्लॉयमेंट के लिए इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए उतने अच्छे सोर्सेज नहीं है। साथ ही साथ सोसाइटी में उनके साथ में कई प्रकार के अत्याचार भी होते हैं। परंतु जैसे जैसे हमारी सोसाइटी प्रोग्रेसिव हो रही है, हमारा देश प्रोग्रेसिव हो रहा है, LGBT कम्युनिटी के जो राइट्स हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ ऐसे लॉज जो कि LGBT कम्युनिटी के राइट्स को कम करते हैं या LGBT कम्युनिटी के एक्ट्स को क्रिमिनलाइज करते हैं, उन एक्ट्स को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है, राइट। अगर हम देखें तो हमारे देश का जो आर्टिकल, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 ही कहता है, राइट, कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन,
राइट, और जेंडर जो आइडेंटिटी है उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ हमारे देश में जो कॉलोनियल इराज के लॉज थे, राइट, उनको भी जो है रिपील कर दिया गया है। परंतु इतना काफ़ी नहीं है। जो एलजीबीटी कम्युनिटी है वो वर्तमान समय में कई प्रॉब्लम्स हैं वो फेसेस कर रही हैं। अभी तो केवल और केवल हमारी सोसाइटी ने एलजीबीटी कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज किया है और साथ ही साथ कोर्ट के आदेश पर जो है एलजीबीटी कम्युनिटी को आइडेंटिटी मिल गई है। परंतु अभी भी उनके एजुकेशन के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए अभी भी उतने जो कार्य हैं वो गवर्नमेंट ने नहीं किए हैं, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलजीबीटी जो कम्युनिटी है उनकी प्रॉब्लम्स को या उनके चैलेंजेस को समझते हैं, राइट। तो जो एलजीबीटी कम्युनिटी है दे फेस मैनी प्रॉब्लम्स। फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो जो एलजीबीटी कम्युनिटी के मेंबर हैं उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, राइट। कई सोशल गैदरिंग्स में या जो कई हॉली प्लेसेस होते हैं वहाँ पर उनको जो है उनका आना जाना प्रोहिबिट किया जाता है। साथ ही साथ उनको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दिया जाता है, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट की भी समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो जाएंगी, राइट। एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज़ ना के बराबर है, साथ ही साथ हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी नहीं है, राइट। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी ना के बराबर है, राइट। जैसे HIV केयर या फिर सैनिटेशन से संबंधित जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वह भी नहीं है। और एक और सबसे बड़ी बात कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी है ये डिस्क्रिमिनेशन को झेलते हैं और इनको समाज के द्वारा ताने भी दिए जाते हैं। इसकी वजह से कई बार ये टोबैको या अल्कोहल को भी कंज्यूम करने लगते हैं और इसकी वजह से ये अल्कोहलिक या जो नशे से संबंधित बीमारियां हैं, राइट, उसकी चपेट में भी आ जाते हैं। साथ ही साथ मैरिज रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो अभी भी हमारी सोसाइटी में बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त एलजीबीटी कम्युनिटी जो है मैनी डिफ़िकल्टीज़ को जो है हमारे सोसाइटी में फेस करती है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में हेट्रोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट किया गया है, वहीं जो होमोसेक्सुअलिटी है, राइट, उसको एबनॉर्मल माना जाता है। क्लियर। इसके अलावा क्या हो जाएगा, इक्वलिटी एंड वायलेंस हो जाएगा, राइट। तो एलजीबीटी को हर जगह पर हमारी सोसाइटी में, राइट, एजुकेशनल हमारी सोसाइटी में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, राइट, कंपनीज में, हर जगह पर एलजीबीटी फेस इनइक्वालिटी। इसके साथ साथ ही जो एलजीबीटी कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं कई बार उनके ऊपर जोक किए जाते हैं, राइट, उनको परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा परेशान भी किया जाता है और कई बार तो उनके खिलाफ वायलेंस भी हो जाता है। फिर एडिक्शंस हो जाएंगे, राइट। तो जो एलजीबीटी कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं वो अपने सोशल प्रेशर्स को या फिर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कई बार डिमोरलाइज हो जाते हैं और साथ ही साथ वो ड्रग्स या अल्कोहल या टोबैको का सेवन करने लगते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो है उनकी एडिक्शंस भी बढ़ जाती हैं, राइट। और ये सोसाइटी के द्वारा रिजेक्शंस और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ये एडिक्शंस जब बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जाती हैं तो कई बार जो ड्रग्स की लत है वो भी इनको लग जाती है। फिर ये हेट क्राइम्स के भी क्या है, विक्टिम होते हैं, राइट। लोगों के द्वारा इनको परेशान किया जाता है और कई बार इनके खिलाफ जो है हेट क्राइम भी किए जाते हैं। फिर एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी है इसको सोसाइटी से इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, साथ ही साथ इनका जो है इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। अगला हो जाएगा डिनायल ऑफ राइट्स हो जाएंगे, राइट। तो एलजीबीटी कम्युनिटीज़ को कई प्रकार के जो है राइट्स हमारी सोसाइटी के द्वारा और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड ही नहीं किए जाते हैं, राइट। फिर हो जाएगा आइसोलेशन इन सोसाइटी हो जाएगी, क्योंकि इनको सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इसीलिए वो ग्रुप में रहते हैं और सोसाइटी से आइसोलेट भी हो जाते हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट विद इन द क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा। तो सोसाइटी में जो एलजीबीटी मेंबर होते हैं और जो फैमिली मेंबर होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन ही बहुत कम होता है,
और कम्युनिकेशन कम होने की वजह से ना तो वो अपने हेल्थ स्टेटस के बारे में, ना ही एजुकेशन स्टेटस के बारे में चर्चा कर पाते, और इसके साथ ही कई बार फैमिली में ही क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। फिर क्या हो जाएगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, राइट। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, हमारी सोसाइटी की मेंटलिटी ऐसी है, साथ ही साथ हमारे जो बातचीत का तरीका ऐसा है, लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम कहीं ना कहीं जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते हैं, राइट। जब किसी भी दूसरे व्यक्ति को अपशब्द कहे जाते हैं तो उसमें कई बार इन लोगों के खिलाफ भी जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बड़े पैमाने पर होता है। क्लियर। अब अगला हो जाएगा यहाँ पर सोशल प्रॉब्लम्स हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने भले ही एलजीबीटी कम्युनिटी को थर्ड जेंडर का दर्जा दे दिया है, परंतु असली समस्या है सोसाइटी से, राइट। क्योंकि सोसाइटी जब तक प्रोग्रेसिव नहीं होगी और सोसाइटी एलजीबीटी कम्युनिटी को जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब तक इनके साथ में, एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ में हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होगा, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या रहेगी, उनके एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए कोई भी अच्छा कार्य नहीं हो पाएगा, और साथ ही साथ इनको सोसाइटी से एक्सक्लूड भी कर दिया जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर जो एलजीबीटी कम्युनिटी है उनके लिए पहले से ही जो है एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस कम होते हैं, और सरकार भी चूंकि यहाँ पर जो है इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर कोई विशेष उपबंध नहीं करेगी तो इनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या होगी, राइट। फिर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, अदर राइट्स हो जाएंगे, राइट। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स सब लोगों को प्राप्त हैं, राइट, कई बार उन राइट्स का भी जो है वायलेशन किया जाता है और उनके जो है राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट भी हो जाता है। क्लियर। अब हम यहाँ पर समझते हैं राइट्स गिवन टू एलजीबीटी अंदर क्या हो जाएगा, इंडियन लॉ। तो इंडियन लॉज में एलजीबीटी को कौन कौन से राइट्स अभी तक जो है दे दिए गए हैं उनको हम यहाँ पर समझते हैं, राइट्स। सो राइट्स गिवन टू एलजीबीटी अंडर क्या हो जाएगा, इंडियन लॉ हो जाएगा, राइट। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से तो हर एक व्यक्ति जो है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने क्या है, बराबर है, परंतु जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, राइट, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके लिए अभी भी उतने राइट जो हैं नहीं दिए गए हैं, राइट। साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और कई एक्ट्स में ऐसे प्रोविजंस थे जो कि एलजीबीटी कम्युनिटी या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अगेंस्ट में थे, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम चर्चा करें तो जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन और जस्टिस ए.के., राइट, इन्होंने सिक्योरिटी अथॉरिटी, राइट, नेशनल लीगल सिक्योरिटी अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन और ए.के. ने इनको थर्ड जेंडर का क्या दिया है, दर्जा दिया है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पश्चात या हम ये कहें कि जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन और ए.के. के द्वारा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के माध्यम से इनको थर्ड जेंडर का जो है दर्जा दिया गया है, राइट। तो अब चूंकि इनको थर्ड जेंडर का दर्जा मिल चुका है, राइट, तो बाकी के जो अधिकार हैं वो हमारे संविधान में पहले से है ही है, जैसे इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, राइट। आर्टिकल 24 ये सभी व्यक्तियों के लिए समान है, चाहे मेल हो, फीमेल हो या एलजीबीटी कम्युनिटी हो। और आर्टिकल क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, राइट, राइट टू लाइफ हो जाएगा, ये भी मेल, फीमेल और एलजीबीटी सबके लिए क्या है, समान है। चलिए, इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो हमारे देश के आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है और 21 है, राइट, ये सभी लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो और क्या हो, एलजीबीटी कम्युनिटी से हो। साथ ही साथ अब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, राइट, जो डिसीजन हमने अभी देखा था, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस डिसीजन के पश्चात जो है
अब LGBT कम्युनिटी को थर्ड जेंडर का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। और इसके साथ ही हमारे देश के जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट, उनमें थर्ड कैटेगरी को भी सम्मिलित किया जाएगा, राइट, जैसे इलेक्शन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, राइट, राशन कार्ड हो, या एजुकेशन में एडमिशन के लिए जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें अब जो है थर्ड कैटेगरी को भी मेंशन किया जाएगा। और महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन क्या हो जाएगा 377, राइट। तो जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 377 है उसको जो आईपीसी की धारा थी उसको इलीगल क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया गया है। ये भी क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण घटना हो जाएगा। तो ये आप जरूर नोट करें एग्जाम में, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 373 इसको आईपीसी ने क्या कर दिया, अब जो है इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से देखिए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से LGBT कम्युनिटी को थर्ड जेंडर का दर्जा तो मिल गया है, साथ ही साथ इनके लिए राइट्स भी बनाए गए हैं। तो राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस एक्ट 2019, तो LGBT कम्युनिटी के लिए राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 के माध्यम से जो है राइट्स दिए गए हैं, जिन पर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, राइट, कि राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 में कौन कौन से प्रोविजंस हैं। तो अगर हम देखें तो जो राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 है, ये एक लैंडमार्क क्या है, एक्ट है। और इस एक्ट के माध्यम से देश में जो LGBT कम्युनिटी है या ट्रांसजेंडर हैं उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला क्या हो जाएगा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो डिसीजन दे ही दिया है और राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 भी जो है इनको थर्ड जेंडर के रूप में क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर अब ट्रांसजेंडर को डिफाइन भी किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू राइट टू ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019, इसके अनुसार या दिस एक्ट डिफाइंस अ ट्रांसजेंडर एज समवन हु इज पार्शियली फीमेल और पार्शियली मेल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ male and female or neither female nor male. Also, the gender of the person should not match the gender given at birth, right? और ये also include करता है, this also includes trans men, women, individuals with intersex variations and gender queries. तो ये पूरी की पूरी जो है परिभाषा दी गई है और इस परिभाषा के फोल्ड में जो जो भी आएंगे उनको थर्ड जेंडर का दर्जा दिया जाएगा, राइट। तो अगेन देखें, दिस एक्ट डिफाइंस अ ट्रांसजेंडर एज समवन हु इज पार्शियली मेल, पार्शियली फीमेल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेल और फीमेल और नाइदर फीमेल नॉर मेल। आल्सो द जेंडर ऑफ पर्सन शुड नॉट मैच द जेंडर गिवन एट द बर्थ। और इसमें कौन को इंक्लूड किया जाता है, ट्रांसमेन, वुमेन, इंडिविजुअल्स विद इंटरसेक्स वेरिएशंस एंड जेंडर जो है क्यूरीज हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर ट्रांसजेंडर को डिफाइन किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए जो है आइडेंटिटी प्रूफ भी जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। बट यहाँ पर भी जो है एक प्रोसीजर के बारे में बताया गया है, राइट। ट्रांसजेंडर को आइडेंटिटी प्रूफ दिया जाएगा और जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आइडेंटिटी प्रूफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है प्रोवाइड कराया जाएगा ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड अ स्क्रीनिंग कमिटी। तो अ स्क्रीनिंग कमिटी ऑफ ट्रांसजेंडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन पर ही जो ट्रांसजेंडर हैं उनको आइडेंटिटी प्रूफ दिया जाएगा। साथ ही साथ ये जो बिल है, जो डिस्क्रिमिनेशन जो है अगेंस्ट ट्रांसजेंडर के, जो ट्रांसजेंडर के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको प्रोहिबिट करता है। साथ ही साथ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की व्यवस्था करता है कि अगर पब्लिक प्लेसेस में इनके साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन
होता है। साथ ही साथ एक नेशनल काउंसिल जो है सेटअप की जाएगी जो कि इनके इंटरेस्ट को और राइट को प्रोटेक्ट करेगी। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि इट वुड बी द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड नेसेसरी असिस्टेंट लाइक रिहेबिलिटेशन हो जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा और हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी जो है सरकार को प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पर अदर स्टेप्स टेकन बाय वेरियस स्टेट्स। तो ये जो एक्ट है राइट ऑफ ट्रांसजेंडर एक्ट पर्सन एक्ट 2019, इसके अलावा भी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न किए हैं, उनको हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, ओडिशा हैज़ क्लासिफाइड ट्रांसजेंडर अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसमें ओडिशा गवर्नमेंट ने जो है ट्रांसजेंडर को इंक्लूड कर लिया है। इसका मतलब ओडिशा गवर्नमेंट की जितनी भी सोशल वेलफेयर स्कीम है उन जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए हैं उनका एडवांटेज अब ट्रांसजेंडर को भी मिलेगा। साथ ही साथ केरला केम अप विद आ ट्रांसजेंडर पॉलिसी, तो केरला ने भी अपनी पॉलिसी बनाई है। साथ ही साथ तमिलनाडु फॉर्म्ड आ अरावली वेलफेयर बोर्ड इन 2008 टू प्रोवाइड पेंशन ऑफ द कम्युनिटी। राइट, चलिए अब हम इंटरनेशनल लेवल पर जो डेवलपमेंट हो चुका है उसके लिए समझते हैं। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट फॉर LGBT कम्युनिटी, तो इंटरनेशनल पर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है उसको समझते हैं। इंडिया के बारे में हम समझ चुके हैं कि इंडिया में जो है LGBT कम्युनिटी को जो है थर्ड जेंडर का दर्जा दे दिया गया है। अगर बात करें हम आयरलैंड की, तो आयरलैंड लीगलाइज्ड सेम सेक्स मैरिज इन 1993। तो जो सेम सेक्स मैरिज है उसको आयरलैंड में 1993 में ही परमिशन दे दी गई थी और आयरलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ सेम सेक्स मैरिज नेशनली। तो किसी राष्ट्र जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया था दैट इज आयरलैंड, एंड आयरलैंड इज द फर्स्ट कंट्री जिसने 1993 में सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया था। इफ वी टॉक अबाउट यूएसए, तो यूएसए में भी जो सेम सेक्स मैरिज है उसको लीगल मान लिया गया है। नाउ नेपाल, तो नेपाल ने भी होमोसेक्सुअलिटी को 2007 में जो है लीगलाइज्ड किया है। साथ ही साथ जो कंट्री का जो कंट्री है उसने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लीगल राइट्स जो है LGBT कम्युनिटी को दिए हैं। नाउ अब हम समझेंगे कुछ सजेशंस के बारे में। राइट, तो LGBT कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए कौन कौन से सजेशंस हो सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, LGBT कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए एक स्पेशल लॉ होना चाहिए ताकि उनके साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो रोका जा सके, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की अच्छी खासी जो है एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस जो है क्रिएट हो सके। सेकेंड, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज इन सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। उनको सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जाहिर सी बात है वो सोसाइटी के साथ में जो है घुल मिल पाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा कि हमारे देश में जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, राइट, फैमिली, पब्लिक और डोमेस्टिक वायलेंस, राइट, तो LGBT कम्युनिटी के साथ में जो वायलेंस होता है उसको रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की भी रिक्वायरमेंट है, अर्थात जो है कानून भी बनना चाहिए। फिर जो है सोशल जो एटीट्यूड है उसको चेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सोशल एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तो LGBT कम्युनिटी हमेशा सोसाइटी से दूर ही रहेगी और उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता ही रहेगा। साथ ही साथ जो वर्कशॉप्स हैं और जो सेमिनार्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन और वर्कशॉप्स और सेमिनार्स के माध्यम से जो अवेयरनेस है वो स्प्रेड होनी चाहिए। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो कोर्ट्स हैं उनको फंडामेंटल राइट्स को जो है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव्स लेना चाहिए जो कि उनके एम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। साथ ही साथ जहां पर वो काम करते हैं और जो वर्क प्लेस कल्चर है वो उनके काम करने के लिए सपोर्टिव हो जाए। राइट, now we will study issues and welfare programs related to displaced groups arising out of developmental projects. Right,
तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये डिस्प्लेस्ड ग्रुप्स में कौन कौन सम्मिलित होता है। देखिए, अगर हम समझें तो जो डिस्प्लेस्ड ग्रुप होते हैं, कभी भी हमारे देश में जब कभी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को एक्सिक्यूट किया जाता है, फॉर एन एग्जांपल अगर कहीं पर नेशनल हाईवे बन रहा है या कहीं पर डैम बनाया जा रहा है या कहीं पर जो है माइनिंग की जा रही है या फिर कहीं पर कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाई जा रही है। अब जैसे नेशनल हाईवे है या डैम है, राइट, तो जब नेशनल हाईवे, डैम जैसे लार्ज स्ट्रक्चर जब बनाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है जो लोग वहाँ पर रहेंगे उनको वहाँ से वैकेट किया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम डैम की बात करते हैं तो जब कभी भी डैम को बनाया जाएगा तो डैम के बनने से आसपास के जो क्षेत्र हैं वो डूब क्षेत्र में आ जाते हैं, इसलिए उनको दूसरी जगह पर जो है भेजा जाता है। तो उन सब लोगों को ही क्या कहा जाता है, डिस्प्लेस्ड ग्रुप कहा जाता है, राइट। और नॉर्मली अगर हम देखें तो जब कभी भी, राइट, हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट को जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव करना चाहिए या अधिक से अधिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे राज्य में, हमारे देश में एग्जीक्यूट होने चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होंगे तो उससे रोजगार भी बढ़ेगा, जीडीपी में भी ग्रोथ होगी, साथ ही साथ कई प्रकार की फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। परंतु इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के एक्सिक्यूट होने से कई लोगों को दूसरी जगह पर स्थापित भी किया जाता है और उनको कई प्रकार की जो है समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, राइट। तो अगर हम देखें तो सामान्यतः हम यही बिलीव करते हैं कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जो है जीडीपी में ग्रोथ होती है, राइट, हमें फ़ायदा मिलेगा। परंतु ये भी हकीकत है कि इनकी वजह से कई लोग डिस्प्लेस्ड भी होते हैं और जो लोग डिस्प्लेस्ड होते हैं उनकी एजुकेशन, हेल्थ, उनकी इनकम, राइट, उनकी इनकम पर क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किन कारणों से डिस्प्लेस्ड जो है लोग डिस्प्लेस्ड होते हैं। तो डिस्प्लेस्ड जो क्लासेज हैं, राइट, जो डिस्प्लेस्ड क्लासेज हैं उनके टाइप को हम 3 टाइप में बांट सकते हैं। सो डिस्प्लेस्ड क्लासेस अराइजिंग आउट ऑफ डिसास्टर, राइट, जैसे किसी क्षेत्र विशेष में, राइट, जैसे जो कोस्टल एरियाज होते हैं तो कोस्टल एरियाज में साइक्लोन आ जाने से या बाढ़ आ जाने से, तो नेचुरल डिसास्टर से भी लोग डिस्प्लेस्ड होते हैं। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, राइट, जैसे अगर हम देखें तो रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं म्यांमार में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, राइट, और म्यांमार में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो अपनी लाइफ की सेफ्टी के लिए दूसरे देशों में एंटर कर रहे हैं या भारत आ रहे हैं। तो या तो लोग जो हैं डिसास्टर की वजह से डिस्प्लेस होते हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से या फिर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की वजह से भी जो है लोग जो है अपने जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। अब अगर हम देखें तो जो डिस्प्लेस्ड अराइजिंग आउट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनके हम यहाँ पर संबंधित कुछ जानकारी को पढ़ते हैं। तो उसका सबसे पहले हम कारण समझते हैं कि जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उससे डिस्प्लेसमेंट क्यों अकर होता है। तो कारण क्या है, जैसे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे डैम्स है, इंडस्ट्री है, माइनिंग है, रोड है, हाईवे है, राइट, या सेंचुरी, इन सबको जब इस्टेब्लिश किया जाता है, डैम को इस्टेब्लिश किया जाता है तो आसपास के लोगों को दूसरी जगह पर जो है भेजा जाता है। इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम देखें तो जो डैम्स हैं या जो नेशनल पार्क हैं उनसे अधिक संख्या में लोग डिस्प्लेस्ड होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो जो छोटा नागपुर है, राइट, छोटा नागपुर क्षेत्र हो जाएगा बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राइट, इन देशों में विस्थापितों की संख्या, इन राज्यों में विस्थापितों की संख्या ज़्यादा है। उसका कारण क्या आप समझिए, जो बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है और इन ही राज्यों में ट्राइबल पॉपुलेशन भी अधिक है। और ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ पर रहती है, फॉरेस्ट एरियाज में रहती है। जब कभी भी ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फॉरेस्ट एरिया में एक्सिक्यूट होते हैं तो इन ट्राइब्स को दूसरी जगह पर क्या किया जाता है,
डिस्प्लेस किया जाता है। तो डिस्प्लेस्ड के रीजन हो जाएंगे डैम, इंडस्ट्री, माइनिंग, नेशनल हाईवे, और जो मोस्ट डिस्प्लेस्ड स्टेट्स हैं उसमें छोटा नागपुर, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर उदाहरण के लिए लें तो जो याक्सी डैम है चाइना में, याक्सी डैम से 1.4 मिलियन जो थे पीपल डिस्प्लेस्ड हुए थे। वहीं अगर हम बात करें सरदार सरोवर डैम, तो जब सरदार सरोवर डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ था तो 40,000 लोगों को वैकेट किया गया था, राइट। और वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो जब एशियाटिक लाइन को कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लाना था उसकी वजह से कूनो वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी थी उसको नेशनल पार्क बनाया गया, और नेशनल पार्क बनाने के लिए इसके एरिया में भी इंक्रीज किया गया था। जब कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में तब्दील किया गया और एरिया इंक्लूड किया गया तो लगभग जो 24 विलेजेस थे उनको दूसरे जगह पर क्या किया गया था, डिस्प्लेस किया गया था। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what are the issues, problems and challenges of displaced class arising out of development projects, right? So issues, problems, challenges of displaced arising out of जो development projects हैं उनको हम यहाँ पर एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा कि जब डिस्प्लेस्ड पीपल एक प्लेस को छोड़कर किसी दूसरे प्लेस में जाते हैं तो वहाँ पर इनके लिए जो लाइवलीहुड है उसकी कोई फैसिलिटी नहीं होती है। सो नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, स्पेशली जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है उसके लिए। जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो लंबे समय से फॉरेस्ट एरिया में ही रहते हैं, तो उनका लाइफ स्टाइल है और उनकी जो भी स्किल्स होती हैं वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से अपने जीवन यापन के लिए होते हैं, परंतु जब उनको दूसरी जगह पर डिस्प्लेस किया जाता है तो उनके लिए जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है वो अवेलेबल ही नहीं होते। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा, इलिटरेसी हो जाएगा। कई बार डिस्प्लेसमेंट की वजह से कई स्टूडेंट्स के जो है स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो इम्पैक्ट होते हैं, इफेक्ट होते हैं। फिर लोगों को अपना नेटिव प्लेस, राइट, या बर्थ प्लेस छोड़ने में भी मेंटल स्ट्रेस आता है, तो मेंटल स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो जाएगा। चौथा, अनस्किल्ड लेबर हो जाएगा। फिर साइकोलॉजिकल क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कई लोग अपने बर्थ प्लेस को छोड़ना नहीं चाहते और छोड़ भी देते हैं तो वो नए प्लेस में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, न्यू स्टाइल को, न्यू लाइफ स्टाइल को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी साइकोलॉजी से संबंधित उनको कई प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। फिर ग्रोविंग डिस्ट्रस्ट टुवर्ड क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगा। और ये कब होता है, क्या होता है कि जब कभी भी एक प्लेस से लोग डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह जाते हैं तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वहाँ पर जो है एजुकेशन, हाउसिंग फैसिलिटी, ड्रिंकिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड कराएं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि सरकार जो है लोगों को डिस्प्लेस दूसरी जगह तो कर देती है, लेकिन जहाँ पर इन लोगों को जो है भेजा जाता है वहाँ पर ना तो हाउसिंग की फैसिलिटी होती है और कई प्रकार तो जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ही नॉमिनल होती हैं। फिर लैक ऑफ क्या हो जाएगा, अवेयरनेस हो जाएगा। फिर हेल्थ समस्याएं भी जो है जुड़ी होती हैं, हाउसिंग प्रॉब्लम भी होती हैं, राइट। जहाँ पर डिस्प्लेस्ड पीपल जहाँ पर जाकर बसते हैं वहाँ पर फिर से हाउसिंग जैसी हाउसिंग की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं। फिर फीलिंग इनसिक्योरिटी और सोशल नेटवर्क जो है वो इनका कॉन्स्ट्रेन हो जाता है। इनके जो भी रिलेटिव्स हैं या इनका जो भी सर्कल होता है, सोशल सर्कल होता है, राइट, जब ये दूसरी जगह पर जाते हैं तो सीधी सी बात है सोशल नेटवर्क इनका जो होता है कॉन्स्ट्रेन हो जाता है, जिसकी वजह से भी इनको कई प्रकार की समस्याएं जाती। अब माइकल कार्न ने डिस्प्लेसमेंट की 8 रिस्क बताई हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये जो है ये रिजल्ट आ सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से लैंडलेसनेस हो सकती है। भाई जो लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है हो सकता है कि उनको दूसरी जगह पर उनको भूमि ही ना मिले, तो लैंडलेसनेस पहला रिजल्ट हो जाएगा। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा फूड सिक्योरिटी, फोर्थ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इग्नोरेंस, होमलेस,
राइट, लेस एक्सेस टू क्या हो, लेस एक्सेस टू प्रॉपर्टी, और फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग क्वालिटी, राइट। अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि आखिरकार जो डिस्प्लेस्ड पीपल होते हैं, राइट, उनके साथ में ये समस्या जाती ही क्यों है, राइट। तो जो इश्यूज, प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस हैं जो कि डिस्प्लेस्ड पीपल के लिए जो इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, वो होते ही क्यों हैं, राइट। तो उनका ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जब कभी भी कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट किसी भी क्षेत्र में एग्जीक्यूट होता है तो गवर्नमेंट इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि जो भी डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनको सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिल सकें। लेकिन उसके बावजूद जो डिस्प्लेस्ड पीपल होते हैं वो कई प्रॉब्लम्स को या कई चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो उसका कारण क्या, उसका पहला कारण हो जाएगा करप्शंस, राइट। तो जो करप्शन है, करप्शन की वजह से जब लोग एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होते हैं तो करप्शन की वजह से उनको हाउसिंग फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग फैसिलिटी है, या फिर जो अदर फैसिलिटीज़ हैं वो प्राप्त नहीं हो पाती। तो करप्शन की वजह से जो न्यू प्लेस होता है वहाँ पर सभी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। दूसरा क्या हो जाएगा कि कई बार ऐसा होता है कि जो लोग अपना घर को या जो लोग किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो इससे उनकी जो प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज हैं वो भी उनकी भी क्या होती है, कमी हो जाती है, राइट। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। फिर तीसरा हो जाएगा नो पार्टिसिपेशन इन द स्कीम्स हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट एफर्ट्स जो हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं, सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराई जाती हैं, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट असिस्टेंस होता है वो भी लंबे समय के बाद में प्राप्त होता है। अब जो डिस्प्लेस्ड क्लासेस हैं, डिस्प्लेस्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए जो प्रोग्राम्स हैं या जो पॉलिसीज़ हैं उनको समझते हैं, राइट। तो पॉलिसीज़ या वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द डिस्प्लेस्ड क्लासेस, और ये भी अगर हम देखें तो इसमें भी हम गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का पढ़ेंगे और नेशनल पॉलिसी 2013 के बारे में चर्चा करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के प्रोविजंस क्या हैं, नेशनल पॉलिसी 2013 के क्या प्रोविजंस हैं उनको यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो डिस्प्लेस्ड पीपल के लिए जो मध्य प्रदेश की पॉलिसी है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो जो पॉलिसी है, राइट, ये 1985 में क्या की गई थी, प्रिपेयर की गई थी। सो इन 1985 द पॉलिसी वाज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक फॉर द डिस्प्लेस्ड बाय इंदिरा गांधी सागर प्रोजेक्ट। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, इंदिरा सागर जो प्रोजेक्ट है उससे डिस्प्लेस्ड लोगों के वेलफेयर के लिए वर्ल्ड बैंक और इंडिया के म्यूचुअल कोऑपरेशन से ही ये जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पॉलिसी को फॉर्म किया था, राइट। और इस पॉलिसी में क्या था, राइट, कि जो अकोमोडेशन है विल बी प्रोवाइडेड इन ड्यू कोर्स। जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट के दौरान ही जो अकोमोडेशन फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ जो ST और OBC हैं उनको स्पेशल जो असिस्टेंस भी दिया जाएगा। साथ ही साथ इस पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि इट मस्ट बी या इट शैल बी इंश्योर्ड। तो इस पॉलिसी में ये इंश्योर किया जाएगा कि जिन लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। अर्थात एक जगह से जब लोग डिस्प्लेसमेंट होकर दूसरी जगह जाएंगे तो उनको नए लाइफ स्टाइल में और न्यू प्लेस में सभी प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके और उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना झेलनी पड़े। साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट का जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए। विशेषकर जो पीपल डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं उनका सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल, राइट, तो जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं उन पर जो एडवर्स इम्पैक्ट है, राइट, सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट और एनवायरमेंट का जो है एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ क्या हो जाएगा कि जो कंपेंसेशन अमाउंट है
उसको तुरंत के तुरंत ही लोगों को दिया जाएगा, ताकि वो उस कंपेंसेशन अमाउंट के माध्यम से अपनी फैसिलिटीज़ को एक्वायर कर सकें। क्लियर? साथ ही साथ जहां पर लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए। तो एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एजुकेशन का, हेल्थ का और ड्रिंकिंग वाटर का, सबका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कि जो इंटरमीडिएरी हैं या प्रॉफिटियर्स हैं उनको अधिक से अधिक लाभ ना हो। फिर जो डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी है और जो डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। साथ ही साथ जो ग्रांट एंड एड्स है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। और जो ये भी संभव प्रयास किया जाएगा कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो वैसा का वैसा बना रहे। अब दूसरा हो जाएगा नेशनल पॉलिसी ऑन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट 2013। तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेशनल पॉलिसी ऑन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट 2013, राइट। और इसका पहला पॉइंट तो यही है कि जब कभी भी रिसेटलमेंट प्रोसेस होगी, तो जब कभी भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा तो जो रीसेटलमेंट जो एरियाज हैं वहाँ पर नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। क्लियर? तो जहाँ पर भी लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा वहाँ पर रीसेटलमेंट के लिए जो है जितना भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही साथ जो ग्रीवांस रिड्रेसल है उसके लिए एक ऑम्बुड्समैन भी जो है अपॉइंट किया जाएगा जो कि सारे के सारे ग्रीवांसेस को हल करेगा। साथ ही साथ जो हाउसिंग फैसिलिटी है, न्यू प्लेस पर जो हाउसिंग फैसिलिटी है वह भी उपलब्ध कराई जाएगी। जो ग्राम सभा है, अगर कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट किसी भी एरिया में एग्जीक्यूट होता है तो ग्राम सभा से जो है कंसल्टेशन किया जाएगा। साथ ही साथ जो डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल हैं, राइट, डिस्प्लेसमेंट होने से पहले डिस्प्लेसमेंट जो प्रिंसिपल्स हैं उनको तय कर लिया जाएगा कि कितना जो है कंपेंसेशन दिया जाएगा, कितने समय में दिया जाएगा, किस तरीके से दिया जाएगा, ये पहले ही डिसाइड होना चाहिए। साथ ही साथ अगर लोगों को अपनी भूमि जोड़ रही है तो भूमि के बदले जो है भूमि का ही कंपेंसेशन मिलना चाहिए, अर्थात अगर पॉसिबल हो तो दूसरी जगह पर भी उनको लैंड एरिया मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो जितने भी अफेक्टेड हैं, ये जो जितने भी डिस्प्लेस्ड पीपल हैं उनको जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में शेयर मिलने चाहिए ताकि वह भी उस कंपनी के जो है हिस्सेदार हो सके। तो जो भी अफेक्टेड हैं उनको उस कंपनी के शेयर भी जो है दिए जाने चाहिए यदि पॉसिबल हो। साथ ही साथ जो एडिशनल ग्रांट है, राइट, जो भी प्रोजेक्ट से अफेक्टेड हैं उनको एडिशनल ग्रांट भी दी जानी चाहिए। भाई लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत तो कंपेंसेशन दिया जाएगा, इसके अतिरिक्त भी उनको जो है ग्रांट दी जानी चाहिए, राइट। सो दिस वाज द लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट with new topic. Till then, thank you.